नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य बीए द्वितीय सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, अधिकतर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और न जाने ऐसे कौन से बहुत सारे विश्वविद्यालय, सहारनपुर विश्वविद्यालय हो गया, या ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जो परीक्षाएं लिखित करवाने हैं। ठीक है, इससे पहले ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ऑलरेडी कई क्वेश्चन पेपर अब की बार जो हुए हैं, कई विश्वविद्यालय उनको सॉल्व करवाया है और आपने देखा भी होगा। रही बात सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है, जो मैंने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है। प्रथम सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य दोनों पढ़ाया है। तो हिंदी काव्य में आपको जो डीडी वाले बच्चे हैं वो प्रथम सेमेस्टर वाली वीडियोस अगर देखेंगे तो उनके लिए लाभफुल होगा, हेल्पफुल होगा। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले भी प्रथम सेमेस्टर की वीडियोस देख लेंगे तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास के ऑब्जेक्टिव करवा रखे हैं। वैसे प्रयास रहेगा कि डीडीयू के बच्चों के लिए एक मैराथन क्लास लाऊंगा 400-500 क्वेश्चन वाली, उसके लिए तैयार रहिएगा। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए भी अगर समय मिलता है तो मैं व्यवस्था करूंगा। बाकी सारे विश्वविद्यालय में यही सिलेबस, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना है। बस यही दो विश्वविद्यालय थोड़ा सा चेंज कर दिए थे, बाकी सारे में यही आपको पढ़ना है। तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी है ये। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें कैसे लिखने हैं, तमाम प्रकार के पत्र वगैरह कैसे लिखने हैं, उन सबको मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो बीए सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, बीए सेकंड सेमेस्टर का ये लेक्चर है, ठीक है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का, सभी विश्वविद्यालयों के लिए ध्यान से इसको देखिएगा, बारीकी के साथ आपको समझाऊंगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन से है। प्रश्न प्रारूपण को तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, बताएं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, पहली हेडिंग क्या डालेंगे, प्रारूपण को तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगी आपकी। इसमें नीचे आपको पॉइंट टू पॉइंट आप मन हो लिख दीजिए, मन हो आप हेडिंग टू हेडिंग, लेकिन जब भी ध्यान देने योग्य बातों की बात होती है तब आपको यहाँ पर अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि समय भी आपको 2 घंटे का ही मिलेगा और उसी 2 घंटे में आपको लिखना, तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बीए में जो पहले मंत्रणा चलती थी, बस आप जितना लिखा हो बस आपको नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्या है, आप जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, ज्यादा आल्हा माठा उसमें नहीं लिखना होता है। आल्हा माठा समझते हैं, आल्हा माठा कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि अगर आल्हा जो होता है उसको गाते चले जाओ, कहानी पता तो बनाते चले जाओगे, वो गाते चले जाओगे, उसको बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती है। ऐसे ही आल्हा माठा होता है। माठा मतलब समझते हैं, मट्ठा, छाछ, ठीक है। तो वो छाछ में क्या होता है, पानी डालते जाओ और मट्ठा बढ़ता जाता है। तो ऐसे आपको बीए वालों में जो पहले नियम चलता था, ये छाछ वाले मट्ठे का चलता था, अब ये नियम नहीं फॉलो होता है। अब आपको यहाँ पर संक्षेपण की भांति लिखना होता है, एक सिस्टमेटिकल वे में तारतम्यता के साथ लिखना होता है। एग्जामिनर भी अब स्मार्ट हो गए हैं, वो भी ज्यादा लंबी कॉपी नहीं चेक करना चाहते। 1-2 क्वेश्चंस आपके देखते हैं, उसी के आधार पर मूल्यांकन कर देते हैं, और पता चला वही क्वेश्चंस वो देख लिए जो आप गड़बड़ लिखे हो, तो फिर आपकी पूरी कॉपी चौपट, फेल हो जाओगे पता चला। तो ऐसे में आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को लिखना, और पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे वो भी समझ में आ जाएगा उसको। चलिए हेडिंग डालेंगे, प्रारूपण को तैयार करते समय ध्यान रखने की बातें। पहला पॉइंट, टिप्पण की भांति प्रारूपण भी एक कला होती है। जैसे टिप्पण क्या है, टिप्पण जो है टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया होती है, और टिप्पण की प्रक्रिया के द्वारा जब हमको प्रतिफल प्राप्त होता है उसको टिप्पणी कहते हैं। ऐसे ही प्रारूप लिखने की प्रक्रिया को प्रारूपण कहते हैं, और प्रारूपण के द्वारा, प्रारूपण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक प्रकार से प्रारूप यानी एक मसौदा, एक सांचा तैयार कर पाते हैं पत्र लेखन का। ठीक है, जो सतत अभ्यास से आती, सतत माने लगातार अगर अभ्यास करेंगे तब आप प्रारूपण लिखने के योग्य होंगे। चाहे टिप्पण की बात करें, चाहे प्रारूपण की बात करी जाए, या दुनिया के किसी भी काम की बात की जाए, जब आप उसको लगातार करेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे, सतत करेंगे, सस्टेनेबल टाइप करेंगे, तभी वो आपको आएगी। ऐसे आज कर लिया फिर 20 दिन बाद किए तो आपको कुछ नहीं होने वाला आपका। दूसरा पॉइंट, प्रारूपण तैयार करने से पहले फाइल पर लगी टिप्पणियों, संदर्भों और उदाहरणों का सूक्ष्म अध्ययन कर लेना चाहिए। कि जो भी फाइल को हमको एक प्रकार जिस पर हमको प्रारूप तैयार करना है, एक मसौदा तैयार करना है, उस पर जो फाइल पर जो टिप्पणी लिखी है ऊपर, या जो संदर्भ लिखा है, उदाहरण जो दिए गए हैं, उनको हमको सबसे पहले देख लेना चाहिए किस तरीके से बनाना, पूरी चीजें वहां पर हमको पता चल जाती है इससे। तीसरी बात, पूर्व पत्र के हवाले की स्थिति में उस पत्र का पत्रांक और दिनांक अवश्य देना चाहिए। तो पत्रांक और दिनांक जिस पत्र से आपने चीजों को देखा है उसके अकॉर्डिंग हो। इसके अलावा विषय के समर्थन में जुटाए गए तथ्यों यानी जानकारी,
जो तर्क हैं आपके पास और जो युक्तियां हैं उनकी प्रस्तुति में अपना निष्कर्ष निकालना भी चाहिए इसमें, ठीक है। इसके अलावा पांचवी बात हमको ध्यान देनी पड़ती प्रारूपण लिखते समय। पांचवी बात क्या ध्यान देने योग्य, सक्षम अधिकारी के द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों का पालन करते समय हमको फाइल पर मिले लिखित निर्देशों से मिलान अवश्य कर लेना चाहिए कि जो एक प्रकार से सक्षम अधिकारी है, जो एक प्रकार से मौखिक निर्देश दे रहा है, क्या वो निर्देश लिखित रूप में है या नहीं है, इसको भी जांच लें। इसके अलावा प्रत्येक पैरा का कथन स्पष्ट संप्रेषण करता होना चाहिए। संप्रेषण माने कम्युनिकेट करता हुआ होना चाहिए, यानी कि जो बातें उसमें लिखी हो, एक पैराग्राफ वो अपनी पूरी बात को कहता हो, यानी वाक्य पूर्णता उसमें होती हो, ठीक है। सातवीं बात, पैरा पर क्रमांक लिखना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। आप चाहे तो पैराग्राफ का क्रमांक लिखें, चाहे तो ना लिखें, परंतु सुविधा की दृष्टि से क्रमांक अगर लिखने के उदाहरण भी मिल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर पैरा के जैसे कि एक लाइन पे आपने लिखा 6वां नंबर, तो आप चाहो तो 6ठा नंबर लिखो, चाहो तो ना लिखो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी उत्तर लिखते समय भी बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पर आपने लिख दिया ताकि इससे एक प्रकार से एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। और चाहो तो आप इसके 7 के स्थान पर ऐसे स्टार बना करके भी ऐसे लिख सकते हो, 8 के स्थान पर स्टार बना करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे नंबर डाल दो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है। तो जब पैरावार क्रम लिखा जाता है तो पहले पैरा पर क्रम ना लिख दूसरे पैरा पर 2 लिखा जाता है, फिर उसकी क्रम में 3, 4, 5 लिखा जाता है। क्योंकि आप देखते हैं पहले पे पहला क्रम में पहला नहीं लिखा जाता कि जैसे पहले फर्स्ट पे, उसके बाद में पहले 2 से लिखा जाता, पहला वैसे लिख दिया था, उसको थोड़ा सा आगे करके लिख जाता है, ठीक है। कभी आप देखते किताब में लिखा हुआ कोई चीज भी शुरुआत होती किताब की, तो पहले एक लाइन जो ऊपर की लिखी होती है वो यहाँ से लिखी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे की लाइन यहाँ से लिखी जाती है, ठीक है। फिर ये लाइन यहीं से बराबर चलती रहती है, लेकिन पहली लाइन में यहीं से चलती है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा छूट जाता है आगे स्थान, ठीक है। ये देखेंगे कभी भी आप किताब में देखिएगा, तो वही चीज है। 9वीं बात, हमको प्रारूप तैयार करते समय कुछ कार्यालयों में ABCD भी लिखा जाता है और हिंदी में का खा गा उसमें लिख सकते हैं पैराग्राफ में, परंपरा है ये। आ बा सा दा लिखना सर्वदा गलत है, क्योंकि या तो ABCD का अनुवाद हो जाएगा, अगर जैसे ABCD लिखते हैं तो ABCD के स्थान पर हम आबा दा सा ये सब नहीं लिखेंगे, आबा सा दा लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। लेकिन अगर क्रमानुसार लिखेंगे तो जैसे का खा गा घा अंगा, ये एक क्रम के अनुसार, फिर चा छा जा ये तो क्रम ये पता चल रहा है, ABCD ऐसे क्रम पता चल रहा है, तो ऐसे का खा गा घा भी पता चलेगा। लेकिन इसमें क्रमवार नहीं, आ कहां पर है, बा कहां पर है, तो ये ABCD का अनुवाद हो जाएगा। तो ऐसा आबा सादा नहीं लिखना चाहिए। हिंदी को अनुवाद की भाषा बनाने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक प्रकार से ABCD लिखे या तो फिर का खा गा घा लिख दे सीधे। अगला क्वेश्चन है, प्रारूपण की शब्दावली अलंकारिक ना होकर के सरल होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी प्रारूप लिखे, टिप्पणी कुछ भी लिखे, उसमें अलंकारिक शब्दावलियों का आपको प्रयोग नहीं करना। अलंकारिक शब्दावलियों का मतलब यह है कि उसमें ज्यादा चमत्कारपूर्ण शब्द ना लिखें, ज्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिसके कई अर्थ निकलते हों। सरल और सटीक शब्द लिखे जो उसके लिए परफेक्ट हो, परिभाषित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक होनी चाहिए। इसके अलावा कही गई बात पढ़ने वाले को तत्काल समझ में भी आ जाए, ऐसा लिखना चाहिए। इसके अलावा भ्रामक और बहुअर्थी शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी ऐसे शब्दों को ना लिखें जो जिसके कई अर्थ निकलते हों, ऐसे शब्दों को लिखें जिसका एक ही अर्थ निकलता हो। कई बार विवाद की स्थिति में इसे न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ सकता है। अगर आप एक ही अर्थ के लिए कई शब्द का प्रयोग करेंगे तो उससे बवाल हो सकता है। इस प्रकार के प्रयोग से वकीलों को काट निकालने का अवसर मिल जाता है। तो इस वजह से हमको क्या एक प्रकार से कभी प्रारूपण लिखते समय हमको यह ध्यान रखना होता है कि जो हमारी शब्दावली, जो हमारी भाषा है वो एक प्रकार से अलंकारिक ना हो, वो परिभाषिक शब्दावली हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी हमको एक प्रकार से प्रारूपण लिखते समय क्या करना चाहिए, हमको प्रारूपण लिखते समय हमको भाषा सरल, स्पष्ट और एकदम से परिभाषिक शब्दावलियों को चुनाव करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत मतलब ये कि जैसे उसको पढ़ने के बाद में उसका वही अर्थ निकले जो आप एक प्रकार से उसका चाहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीजें आपकी क्लियर होती हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है 14, किसी अधिकारी के नियम या आदेश को उद्धृत करना हो तो उसे यथासंभव मूल शब्दों से ही उद्धृत किया जा सकता है, यानी उदाहरण के रूप में दिया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों से पत्र एक व्यक्ति को जाए या अनेक को जाए, उसकी एक प्रतिलिपि अवश्य रखनी चाहिए, ठीक है, आपके पास एक प्रतिलिपि हो ताकि भविष्य में कुछ बवाल हो तो उसको आप देख लें। एक से अधिक व्यक्तियों को लिखे जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों को नाम पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। ये सब चीजें करते हैं। इसके अलावा पत्र के साथ भेजे जा रहे प्रपत्र यानी सर्कुलर, प्रमाण पत्र आदि को संलग्न संख्या, शीर्षक और
क्रमांक देकर के आप लिखें कि ये सर्कुलर नंबर 1 है या फिर ये प्रमाण पत्र पर दूसरे हेडिंग पर पढ़ा है, ये सारी चीजें देख ले। इसके अलावा प्रारूपण सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो प्रारूपण हमेशा किस में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। मैं और हम के स्थान पर यहाँ पर एक प्रकार से पद बोधक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इस तरीके से आपका ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। किसका प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न था प्रारूपण को तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये सब आपको एक प्रकार से 2 बार वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए व्यवस्था कर दी गई है। क्रैश कोर्स की 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। क्या? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है आपके लिए। केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर ग्रुप की लिंक मतलब कि वहीं पर आपको जाएगा क्या? लाइव क्लास की लिंक। तीसरी बात, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। अब पीडीएफ एक सब्जेक्ट के नहीं, आपके 3 मेजर सब्जेक्ट के, एक माइनर सब्जेक्ट के, एक को करिकुलर सब्जेक्ट के, ये चारों 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। इसमें आपको पीडीएफ जो होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड भी आपको मिलेगा, यानी आपकी परीक्षा अगर एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज मिलेगा। ध्यान दें, एमसीक्यूज में पिछली बार आंसर नहीं दिया गया था, अब की बार आंसर की व्यवस्था भी यानी आंसर भी आपको मिलती रहेगी उसी के साथ। इसके अलावा लिखित टाइप का भी आपको मिलेगा। लिखित जैसे कि ये आज क्लास हो रही है, इससे पहले भी 2-3 क्लास हुई है, तो उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और उसको पढ़ लेंगे तो परीक्षा के इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उन्हीं प्रश्नों को। तो अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। परीक्षा के अंतिम दिनों में आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, तो पीडीएफ भी अवेलेबल आपके लिए करवा दी जाएगी। जैसे क्लास चल रही है, अब क्लास के पीछे जो मटेरियल लिखा हुआ है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे केवल हिंदी का नहीं बल्कि जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो आपके हैं उन सभी की व्यवस्था है, ठीक है। इसके साथ ही साथ में को करिकुलर जैसे फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो, चाहे ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज हो, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के लिए व्यवस्था हो गई है। तो फटाफट से जुड़े। मात्र 100 रुपए फीस है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, कम रुपए, मतलब 100 रुपए केवल कम, बहुत कम फीस है, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना है, वैसे जुड़ना सभी को चाहिए जितने भी लोग हैं। क्रैश कोर्स है, कम समय परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर है। आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप 2-3 पीडीएफ हमारी देख करके चले जाएंगे तो वही क्वेश्चंस आएंगे, आपको कहीं पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक की ये बात है। और जिन बच्चों को आगे चल करके और भी आगे पढ़ना है, तो जैसे कि आपको 3rd सेमेस्टर में भी जुड़ना है तो 3rd सेमेस्टर की फीस 100 रुपए अलग से लगेगी। लेकिन अगर आप अभी 2nd सेमेस्टर के साथ ही जुड़ जाते हैं 3rd सेमेस्टर के लिए, तो आपका फीस जो है 50 रुपए कम कर दी गई है। केवल 150 रुपए में आपको मिल जाएगा। 2nd का भी और 3rd का भी, दोनों का एक साथ मिलेंगे तो मात्र 150 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर अलग अलग लेंगे तो आपको जैसे 2nd सेमेस्टर के बाद में तुरंत 3rd सेमेस्टर की क्लास प्रारंभ हो जानी है, तो उसमें शुरुआत से आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आपको भटकना नहीं पड़ेगा। परीक्षा के अंतिम दिनों में आप आए, लेकिन अगर पहले आप जुड़ जाएंगे तो आप क्लास पाते रहेंगे। थोड़ा बहुत ही अगर आप एक आध दिन में क्लास देखते रहेंगे तो आपका फायदा होगा, आपको आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज के साथ साथ आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आप बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सरल है आपके लिए। 50 रुपए यहाँ पर छूट है अभी के लिए। लेकिन अगर केवल आपको 2nd सेमेस्टर में जुड़ना है तो 100 रुपए फीस है। और केवल बाद में अगर आप जुड़ेंगे 3rd में, तो 3rd के लिए भी आपके पास 100 रुपए फीस है। 3rd में जिनको जुड़ना है, अभी क्लास तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर जुड़ना है तो भी 3rd के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। 100 रुपए फीस पेमेंट कीजिए। 100 रुपए में आपको 3rd सेमेस्टर के लिए, लेकिन तब 2nd का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2nd का भी चाहते हैं, 3rd का साथ में दोनों चाहते हैं, दोनों के लिए 150 रुपए, किसी एक के लिए 100 रुपए फीस में आपका हो जाएगा। अभी नंबर आपका सेव कर लिया जाएगा और जैसे 3rd सेमेस्टर ग्रुप बनता है आपको तुरंत उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। अभी से आप 3rd सेमेस्टर का कोर्स शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे परीक्षा समाप्त हुई तुरंत। इसमें सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय की बात हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा वाला चाहे लिखित परीक्षा वाला, डीडीयू से लेकर के सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, एमजेपीआरयू बरेली, ठीक है, मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव सहारनपुर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू बरेली हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी हो गया, चौधरी सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया आपका, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। ऐसे और तमाम विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, राम मनोहर लोहिया, सारे के सारे आप सिद्धार्थ, सब विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में।
और 150 रुपए फीस में, 150 रुपए फीस दोनों के साथ मिलेंगे। तो चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए भाई, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्वयं पोर्टल के उद्देश्य बताएं। स्वयं पोर्टल क्या है? देखिए, स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति जो आई है उसके तहत जो है लागू किया गया है 3 आधारभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से। पहला सिद्धांत है पहुंच, निष्पक्षता दूसरी, और तीसरा गुणवत्ता। स्वयं पोर्टल से कक्षा 9 से स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम तक की पढ़ाई की जा सकती है। इस पर कला ग्रुप यानी बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चे, मतलब कला ग्रुप यानी कि बीए वाले बच्चे या एमए वाले, ठीक है, बीएससी वाले बच्चे या एमएससी वाले, मानविकी वाले, इंजीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा, विधि, चिकित्सा, कृषि यानी एजी वजी वाले सारे बच्चे एक प्रकार से यहाँ से ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं स्वयं पोर्टल पर जाकर के, ठीक है। लॉगिन करें स्वयं पोर्टल पर और सारे पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको निःशुल्क मिलेंगे। ये सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रकार से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन से पोस्टर की क्या उपयोगिता है। पोस्टर क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये तो आपका पीडीएफ से पढ़ रहे हैं आप, लेकिन इससे पहले पोस्टर आपने पहला जो थंबनेल देखा होगा, थंबनेल वही पोस्टर होता है। आप नेता मंत्रियों के तमाम पोस्टर देखते होंगे, तो पोस्टर का बेसिकली यही काम होता है क्या, कि भाई कोई किसी चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए पोस्टर लगवाए जाते हैं। यह एक विचार, घटना या उत्पाद का अस्थायी प्रचार माध्यम है जिसे सार्वजनिक स्थान पर जन समुदाय के निमित्त बड़े पैमाने पर देखने हेतु लगाया जाता है, रखा जाता है, ताकि सभी लोग देखें। जैसे आप देखते हैं होल्डिंग लगा दी जाती है, चुनाव आता है तो उससे पहले तमाम होल्डिंग लग जाती है। कोचिंग संस्थान के बाहर आप तमाम होल्डिंग देखते होंगे प्रचार का, वही तो वही सब होता है आपका पोस्टर। पोस्टर को आकर्षक और सूचना परक दोनों प्रकार का बनाया जाता है ताकि पोस्टर को देख करके लोगों को पढ़ने का मन करे। पोस्टर के द्वारा उल्टा विशेष, मतलब की घटना विशेष, संगीतकारों और फिल्मों आदि का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। आप देखिए तमाम पोस्टर जारी होते हैं। पोस्टर जारी नहीं होता फिल्मों के से पहले, फिल्म रिलीज होने से पहले पोस्टर उसका जारी होता है, फिर पोस्टर के बाद में ट्रेलर जारी होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में उसका ट्रेलर के बाद तब मूवी का वो आता है, ठीक है, मूवी आती है। आधुनिक पोस्टर 1880 से 1850 के दशक का है। पोस्टर विशेषज्ञ जॉन वार्नीकोट लिखते हैं कि 100 वर्षों से भी कम समय में यह एक महत्वपूर्ण कला के रूप में पहचाना जाने लगा है। और आज पोस्टर निर्माण के लिए भी बच्चे एक प्रकार से, तमाम बच्चे, उनको नौकरी मिली हुई, पोस्टर बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं यूट्यूब के टीचर्स के लिए। आधुनिक युग में विज्ञापन पोस्टर एक विशेष प्रकार की ग्राफिक कला बन गए हैं। पोस्टर कलाकार जो है थियोफाइल स्टीनलेन, इसके अलावा अल्बर्ट गिडल्यूम, हेनरी थिएट, लियोनेट कैपिलो, ये तमाम प्रकार के विद्वान हैं जो अपने अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं पोस्टर निर्माण करके, ठीक है। तो एक पोस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट उपयोगिता है। अगला क्वेश्चन से पोस्टर के प्रकार बताएं। देखिए, उद्देश्य और कार्य के अनुसार पोस्टर कई प्रकार के होते हैं। शैक्षिक विस्तार करने वाले पोस्टर, शिक्षा की, जैसे कोचिंग संस्थानों के बाहर जो पोस्टर लगते हैं शिक्षा को बढ़ाते हैं वो। प्रचार हेतु पोस्टर, जैसे कोई नेता मंत्री का पोस्टर लग गया, उसके अभियान कोई आया है सरकार का तो अभियान का पोस्टर भी लगा दिया, जैसे उज्ज्वला योजना का बोर्ड लगा होगा गांव गांव में लोहे का। इसका फिल्मों के पोस्टर थिएटर के बाहर लगते हैं, बड़े बड़े सिटीज में लगते हैं, छत के ऊपर लगवा दिए जाते हैं। इसके अलावा वाणिज्यिक पोस्टर जिसमें व्यापार संबंधी तमाम नियम कायदे लिखे होते हैं, तो ये सब होता है पोस्टर। पोस्टर की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, पोस्टर की विशेषताएं बताएं। पोस्टर में आमतौर पर चित्रों और शब्दों का संयोजन होता है। पोस्टर में आमतौर पर एक उद्देश्य होता है, अर्थात पोस्टर प्रकाशन के लिए मीडिया तक बन जाता है जिससे लोग उसे पढ़ करके उसके अनुरूप कर्मों का, मतलब कार्यों का कार्यान्वयन कर सके। एक पोस्टर को निम्नलिखित विशेषताएं एक पोस्टर में शामिल होती हैं। पहली चीज तो ये पोस्टर कई रंगों के संयोजन से बनाया जाता है ताकि एक प्रकार से आकर्षक दिखे, लोग जब उसको देखे तो उनको पढ़ने में रुचि हो कि भाई उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो कई रंगों में होता है, यानी कि आकर्षक बनाने के लिए इसमें रंग संयोजन पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पोस्टर को आसानी से समझने के लिए इसे छोटी और स्पष्ट भाषा में लिखा जाना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा पोस्टर को आकस्मिक रूप से भी पढ़ा जा सकता है, नहीं कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है तो ऐसे फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि तुरंत जो है उसको कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक नजर पड़े तो तुरंत उसको पढ़ ले, ठीक है। इस टाइप की विशेषता जो है पोस्टर निर्माण में होती है, पोस्टर बनाने में के लिए की जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पोस्टर में संदेश के साथ साथ एक तस्वीर भी होनी चाहिए। जैसे मैं थंबनेल बनाता हूँ, थंबनेल में एक फोटो हमारी बगल में लगी होती है तो उससे आकर्षण बढ़ता है। इसके अलावा पोस्टर ऐसे होने चाहिए जो देखने पर स्पष्ट हो सके, ठीक है, ताकि उनको पढ़ने पर, पोस्टर को पढ़ने के बाद में पता चले कि हमको अंदर क्या मिलेगा। जैसे आपने इस वीडियो को देखा तो लिखा है कि अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, तो आपको तीनों मिल रहा है, ठीक है। आपको लिखा है कि कार्यालय हिंदी मिलेगा तो कार्यालय हिंदी अंदर बताया जा रहा है, ठीक है। ये होता है पोस्टर का वास्तविक मतलब। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, भैया अधिसूचना किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।
अधिसूचना कैसे लिखते हैं मैं आपको आज लिख करके बता रहा हूं। यहाँ पर देखें अधिसूचना क्या होती है। देखिए सरकारी पत्राचार में अधिसूचना की अपनी स्वतंत्र सत्ता और मूल्यांकन मतलब मूल्यवत्ता होती, गुणवत्ता होती है। सरकारी अधिसूचनाएं सामान्यतः भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती हैं, यानी गजट में प्रकाशित होती हैं। अधिसूचनाओं में सरकारी आदेश शामिल होते हैं, नीति सरकारी कोई नियम वगैरह लागू करवाने होते हैं उनको छापे जाते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने के लिए और केंद्रीय सरकार आदि के राजपत्रित अधिकारों की नियुक्ति और स्थानांतरण किसी का करना हो, किसी का ट्रांसफर करना हो, किसी की नियुक्ति करना हो, किसी को ट्रांसफर करना हुआ, यह तमाम प्रकार के ऐसे, और किसी को पदच्युति करना हो, उसके पद से हटाना हुआ, तो एक प्रकार से प्राय अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अधिसूचना के आरंभ में ही यह निर्देश दिया जाता है कि यह राजपत्र के किस भाग और कौन से खंड में प्रकाशित की जाएगी, ये लिखा होता है। राजपत्र के किस भाग और किस खंड में प्रकाशित होगी, ये बात भी लिखी होती है। अधिसूचनाओं में किसी भी प्रकार का संबोधन तथा पत्र की अन्य औपचारिकताओं का निर्वाह नहीं होता है। अधिसूचना का मूल व मुख्य हेतु विविध सरकारी प्रयोजनों की सूचना देना होता है। इस प्रकार संयुक्त सचिव अथवा उससे वरिष्ठ पदाधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और तदुपरांत प्रकाशनार्थ भारत सरकार के प्रेस में भेज दी जाती है। अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष शैली में यानी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है तथा इसमें मंत्रालय का नाम, भेजने वाले के हस्ताक्षर, पद नाम, दिनांक, अधिसूचना संख्या, इन सभी का उल्लेख मुख्य रूप से किया जाता है। जैसे अधिसूचना का उदाहरण अगर देखें तो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। एक अधिसूचना का उदाहरण देखिए आप, देखिए अधिसूचना का उदाहरण गजट अधिसूचना। आप सबसे पहले इसका भाग लिखें। गजट माने राजपत्र होता है, ठीक है। तो इसकी सूचना में सबसे पहले क्या लिखें, भाग 2, यानी किस भाग का, भाग 2 का, अनुभाग कौन सा, चौथा। वित्त मंत्रालय, किस मंत्रालय का, तो वो भी लिखे। कहां पर स्थित है वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली। और डेट आप डाल दें 22 जुलाई 2022 या 2025, ठीक है, 2025 डाल दें। तो ये आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। नियुक्तियों में नीचे क्रमांक लिखेंगे, नियुक्ति लिख दें, किसकी नियुक्ति करनी है, फिर क्रमांक यहाँ पर डाल दें, जो भी क्रमांक हो। इसके अलावा श्री कृपाशंकर ICS जो वर्तमान समय में शासन को अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, उनको 18 अगस्त 2013 से वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्ति किया गया है। ऐसे उनकी नियुक्ति का एक प्रकार से ये अधिसूचना होती है। उसी अधिसूचना के अंतर्गत किसी को बताया जाता है कि भाई आपको ये नौकरी दी गई है या मिली है, ये आप पत्र दिखाएंगे तो आपको थाने में एक प्रकार से मिल जाएगा इंचार्ज जी। यहाँ पर लिखेंगे जो भी नाव हो, आबासा, उप सचिव भारत सरकार जो लिखता है। क्रमांक, उपयुक्त अधिसूचना की अग्रिम प्रतिलिपि अधोलिखित विभागों और व्यक्तियों की को संप्रेषित करनी होती है। जैसे कि किसको आपको भेजना है, गृह मंत्रालय को, या कोषाध्यक्ष किसको भेजना है, जिसको भेजना है उसका एक नाम लिख दें, या फिर जो है MG को भेजना, महालेखाकार को उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, जिसको भी भेजना, तो ऐसे इसको लिखा जाता है, ठीक है। कृपाशंकर का LPC अविलंब AGCR नई दिल्ली के पास भेज दिया जाए। 5वां पॉइंट, श्री कृपाशंकर उप सचिव वित्त मंत्रालय। नीचे आप अपना आप नाम लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हमारे मधुसूदन उपाध्याय का, ऐसे लिख सकते, सचिव भारत सरकार के निमित्त, ऐसे लिख सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। जो भी आपको लिखना हो, जिसके बारे में जहां पर लिख रहे हैं, तो यह अधिसूचना होती है, जारी की जाती है, ताकि किसी को नौकरी दी जाती है, इससे किसी की नौकरी ली जाती है, किसी को ट्रांसफर देना हो, तो अधिसूचना का प्रयोग राजपत्रों में किया जाता है। राजपत्र संख्या, अनुभाग, प्रभाग, ये सब डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण, कार्यालय आदेश क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं ऑफिस लेटर। सरकारी कामकाज के एक प्रमुख संपर्क भाषा या संपर्क माध्यम के रूप में कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी मंत्रालय, संबद्ध विभाग, प्रभाग, अनुभाग तथा कार्यालय के कर्मचारियों के लिए सरकारी प्राधिकारी द्वारा संबंधित कार्य के लिए किया जाता है। यानी किसी कार्य के लिए किसी अधिकारी को, ऑफिस के अधिकारी को लिखा जाता है, ठीक है। कार्यालय आदेश का उपयोग कर्मचारियों का स्थानांतरण करना हुआ, यानी कर्मचारियों को उनको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेजना हुआ, उनको प्रमोशन देना हुआ, या उनके प्रमोशन को रोकने के लिए, वेतन वृद्धि जारी करने के लिए, अवकाश, उनकी छुट्टी मंजूर करने पर, तथा अधिकारी और अनुभागों के वितरण आदि के लिए जारी किया जाता है, ताकि उनको उनके काम क्या है, उनको कहां पर भेजा गया है, इसके बारे में बेसिकली ये जो है कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। कार्यालय आदेश का स्वरूप चूंकि आदेशात्मक होता है, उसका अनुपालन करना जो है संबंधित कर्मचारी का परम कर्तव्य हो जाता है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन शैली में लिखा जाता है। इसमें भी संबोधन अथवा स्वनिर्देशन की औपचारिकता नहीं करी जाती है, ठीक है। इसकी भाषा सरल होती है, स्पष्ट होती है, सीधी सपाट होती है, सरल होती है। इसके अंत में दाईं ओर आदेशकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर,
या पदनाम अंकित होता है। तत्पश्चात पत्र के बाईं ओर नीचे उन कार्यालयों का नाम लिखा होता है इस तरफ, ठीक है। इसके अलावा अनुभाग लिखा होता है, प्रभाग अथवा व्यक्तियों आदि के नाम लिखे होते हैं, ये बाएं तरफ लिखे जाते हैं, ठीक है। जिन्हें संबंधित कार्यालय आदेश की प्रतिलिपियां भेजी जानी होती है, उन्हीं के बगल में लिखी होती है इधर बाएं तरफ। कार्यालय आदेश का उदाहरण देखिए, भारत सरकार वित्त मंत्रालय नई दिल्ली 4। पत्र संख्या सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, पत्र संख्या हमने लिख दिया। दिनांक इधर लिख दें, 24 जुलाई लिख दीजिए 2025 या 22 जो भी हो, 22 लिख दीजिए। कार्यालय आदेश लिखेंगे, केंद्रीय सचिवालय सेवा में द्वितीय पदक्रम ग्रेड के अधिकारी के रूप में श्री अवनीश कुमार की पदवृद्धि करके दिनांक 15 जुलाई 2022 से वित्त मंत्रालय का उप सचिव बनाया गया है और आगामी आदेश होने तक उनकी नियुक्ति लेखा विभाग में कर दी गई है। अब वो उसी पद पर बने रहेंगे। ये कार्यालय का आदेश जारी किया जाता है। हस्ताक्षर यहाँ पर एक प्रकार से जो है कर दिया जाए, जिसने दिया हो। सचिव एक प्रकार से संयुक्त सचिव, जो भी संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएगा भारत सरकार। प्रतिलिपि इसकी यहाँ पर प्रतिलिपि एक बना ले छोटी सी। सभी मंत्रालयों के अधिकारियों के अधिकारी और अनुभाग लिखें, श्री विलायत सिंह अनुभाग अधिकारी, श्री अजीमुल हक तदेव, कुछ जो भी हो एक प्रकार से उस समय लिख दे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला, संकल्प से क्या तात्पर्य है? देखिए, किसी विवादग्रस्त प्रश्न पर सरकार की नीति और निर्णय, कोई विवादग्रस्त प्रश्न है उस पर सरकार की नीति और निर्णय, उस प्रश्न को सुलझाने के लिए की गई सिफारिशों का लिखित प्रस्ताव संकल्प कहलाता है। क्या? किसी विवादग्रस्त प्रश्न पर सरकार की नीति और निर्णय और उस प्रश्न को सुलझाने के लिए, जो विवादग्रस्त प्रश्न है उसको सुलझाने के लिए जो सिफारिश की जाती है, उसी सिफारिश का लिखित रूप ही संकल्प होता है। इसे किसी सभा, निकाय या वैधानिक समूह का निश्चित एवं औपचारिक मत भी कहा जा सकता है। यह संकल्प होता है। अगला क्वेश्चन है संकल्प पत्र। विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? देखिए, विज्ञापन यानी प्रचार प्रसार। विज्ञापन एक प्रकार की शासकीय सूचना होती है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाती है। ये सूचनाएं विविध विभागों से में हुई रिक्तियों के आवेदन पत्र मांगने, किसी सरकारी उत्पाद की बिक्री करने अथवा विभिन्न सरकारी निर्णयों हेतु टेंडर आदि आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में छपवाई जाती है, जो एक प्रकार से विज्ञापन होता है। आप देखते हैं पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो सूचनाओं के साथ उसमें कुछ विज्ञापन के भी कुछ, जैसे उसमें लिखा रहता, तमाम सन्यासी बाबा वाला पोस्टर रहता है अधिकतर पेपर में। आप देखिए सन्यासी का है, किसी का और थोड़ा सा आगे बीच में रख करके किसी कोचिंग का प्रचार हो गया, तो वो सब एक प्रकार से बेसिकली इसमें होता है। किसी नियुक्ति कितना पद किसी में खाली है वो सब इसमें लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आवेदन पत्र किसे कहते हैं? देखें, जब हम किसी व्यक्ति से कोई आग्रह करते हैं, किसी अनुरोध करते हैं, छुट्टी मांगना हुआ किसी से, या किसी कोई प्रकार से किसी से कुछ मांगना हुआ हमको, तो आवेदन पत्र करते हैं, निवेदन करते हैं। किसी भी चीज के लिए उस समय जो आवेदन जिस पत्र में लिख करके करते हैं उसे आवेदन पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से कार्यालयी हिंदी की परिभाषा लिखिए। देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो राष्ट्र भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा बेटा? वह भाषा जो सरकारी कामकाज और न्यायालयों के लिए स्वीकृत होती है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, यह भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक होती है। इसी भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा या कार्यालय हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो कार्यालय हिंदी बेसिकली जो कार्यालय में प्रयुक्त होती है भाषा, उसी को कार्यालय हिंदी कहते हैं। एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में जो पत्राचार लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, उस पत्र की जो भाषा होती है वो कार्यालय हिंदी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए। देखिए, परिभाषिक शब्दावली क्या होती है? परिभाषिक शब्दावली से संदर्भित प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं निम्नवत हैं। देखिए, परिभाषिक शब्दावली श्री गोपाल शर्मा कहते हैं कि परिभाषिक शब्द वह शब्द होते हैं जो कि किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा के द्वारा स्थिर किया गया हो, यानी उस शब्द का कोई अलग अर्थ ना हो, उसका एक निश्चित अर्थ हो जाता है, उसके अलावा उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। और इसीलिए परिभाषिक शब्दों का प्रयोग विधिक मामलों में, कानूनी मामलों में, प्रशासनिक के मामलों में, ठीक है, या कार्यालय में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं और प्रशासनिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, परिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं हर एक मामलों में, क्योंकि इसका अर्थ एक ही होता है। ये बेसिकली एक प्रकार से जो लिखा होता है उसका वही अर्थ होता है, उसके अलावा कुछ अर्थ नहीं होता। तो ये चीजें इसमें शामिल होती हैं।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मतलब अगला पॉइंट ये है, डॉक्टर रघुवीर कहते हैं, परिभाषित शब्दों की परिभाषा को देते हैं कि परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी जाएं या बांध दी गई हो। जैसे कि अंग्रेजी का शब्द है डेकोइटी, ठीक है, हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द का प्रयोग किया गया है। उसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको डकैती कहा जाएगा। तो जिन शब्दों के, यानी अब डकैती का मतलब हमेशा यही होगा कि भाई जब 4 या 4 से अधिक व्यक्ति किसी के घर में चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, तो उसको डकैती कहेंगे। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वो परिभाषिक शब्द होते हैं, उनके अलावा उनका कोई अर्थ नहीं होता। जो अर्थ फिक्स कर दिया गया उसका वही अर्थ होता है। परिभाषिक शब्द यही होते हैं। अगला प्रश्न, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं? देखिए, कोई संस्थान या कोई व्यक्ति जब किसी विषय पर या बैठक में लिए गए निर्णयों को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता है तो वह प्रेस विज्ञप्ति करवाता है। ऐसे कोई बैठक हुई, उस बैठक में कोई निर्णय लिया गया, जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी यूनिवर्सिटीज की बैठक होती है। यूनिवर्सिटी के बैठक में एक प्रकार से जब जो निर्णय निकलता है उस निर्णय को एक प्रकार से जनता तक पहुंचाने के लिए क्या जारी किया जाता है, तब यही प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। प्रेस विज्ञप्ति लिखा होता है, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति ऊपर आपने लिखा होता है, सर्कुलर आता है, कभी कभी परिपत्र लिखा होता मिलता है, कभी कभी आपको अधिसूचना लिखी मिलती है। कभी आपने यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट पर जो पीडीएफ बन के आती है उस पर आपने देखा, कभी देखा नहीं कि क्यों कब अधिसूचना लिखी होती है, कभी कब परिपत्र लिखा होता है, कब प्रेस विज्ञप्ति लिखी होती है। जब कोई न्यूज सूचना आती है, वो कोई बैठक होती है, उसमें कोई निर्णय लिया जाता है कि परीक्षा आपकी बार ऑब्जेक्टिव होगी कि लिखित होगी, तब वह एक प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है यूनिवर्सिटी। लेकिन जब एक प्रकार से आपको कुछ चीज जारी करनी होती तब वह एक प्रकार से क्या जारी करता है, जैसे जब उसको जो है कार्यालय आदेश है, जिससे यूनिवर्सिटी जब किसी कॉलेज को किसी बताने होता है, ये कॉलेज वाले के निर्देश होता है, तो एक प्रकार से कार्यालय आदेश जारी करती है, अधिसूचना जारी करती है, ताकि वो एक प्रकार से कॉलेज वाले जान जाए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, प्रारूपण को स्पष्ट कीजिए। प्रारूपण क्या होता है? प्रारूप लिखने की प्रक्रिया को प्रारूपण कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं अंग्रेजी। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहा जाता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। जैसे कि आप कोई पत्र लिखने जा रहे हैं, उस पत्र को लिखने से पहले उस पत्र को कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेना, उसका प्लान बना लेना, ये एक प्रकार से ये होता है, ठीक है, क्या? ड्राफ्टिंग। प्रारूपण से अभिप्राय पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों या समझौतों के प्रारूप तैयार करने से होता है, जिन्हें सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में आए दिन तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो पत्र लिखने से पहले का एक जो कच्चा चिट्ठा तैयार करना ही बेसिकली प्रारूपण होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। संक्षेपण क्या होता है? किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटा करके लिखना ही संक्षेपण होता है। क्योंकि एक प्रकार से लोगों को काम बहुत ज्यादा होता है, अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, ऐसे में उनके लिए संक्षेपकर्ता होते हैं। वो पूरे दिन की खबर को बहुत ही सरल शब्दों में बता देते हैं। या कोई बड़ी विषय वस्तु को पढ़ना किसी अधिकारी को है, उस बड़ी विषय वस्तु को पढ़ने से अधिकारी कतराता है, क्योंकि समय उसके पास कम होता है, तो संक्षेपकर्ता उसको कम चीजों में लेकर के या कम लाइनों में लेकर के उसको बता देता है, ठीक है। अगर 100 पन्ने की कोई पुस्तक है तो उसको 25 पन्ने में एक प्रकार से कम लिख करके बताता है वो, ठीक है, यानी 1/4 या 1/4 होना चाहिए। तो संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना, सार प्रस्तुत करना। सार सार को कह लिए, थोथा दिए उड़ाए, वो वाली हाल, सार संक्षेप। इस प्रकार संक्षेपण का अर्थ हुआ एक बड़े अनुच्छेद में अभिव्यक्त विचारों को, यानी एक बड़े अनुच्छेद में कहे गए विचारों को समाज शैली में प्रस्तुत सार संक्षेप। समाज शैली माने होता है छोटा करके लिखना, यानी संक्षेपण हमेशा समाज शैली में लिखा जाता है। और जो आपका पल्लवन होता है वो व्यास शैली में लिखा जाता है। समाज शैली क्या होती है? समाज शैली छोटी शैली, यानी कि किसी बड़े विषय को छोटा लिखने की शैली, वो संक्षेपण होता है, समाज शैली होती है। तो संक्षेपण समाज शैली में, और पल्लवन आपका व्यास शैली। पल्लवन होता है भारी करके लिखना, यानी बड़ा करके लिखना, ज्यादा लिखना, ठीक है, छोटे कंटेंट को बड़ा करके लिखना। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी कहते हैं कि संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्व अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की एक कला होती है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रतिवेदन की क्या उपयोगिता है। देखिए, प्रतिवेदन विभिन्न प्रकार के स्वदेश प्रस्तुत किए गए विवरणात्मक लेखे जोखे का नाम है। इसका उपयोग चालू व्यवस्था की समीक्षा करके उसे और अधिक प्रभावशाली या कारगर बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रतिवेदन होता है, ठीक है, रिपोर्ट जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो कोई विवरणात्मक लेखा जोखा है, उसको एक प्रकार से चालू व्यवस्था की समीक्षा करके
उसे और अधिक प्रभावशाली बना करके एक प्रकार से दिया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के आशय को स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर क्या है? देखिए, कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूट शब्द से बना। कंप्यूट माने होता है गणना करना, गिनती करना, ठीक है। इस प्रकार कंप्यूटर गणना करने के लिए किया गया एक ऐसा आविष्कार होता है गिनती करने के लिए, जो तीव्र गति से गणितीय गणना कर देता है, ठीक है। कंप्यूटर किसे कहते हैं, इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं यानी जानकारी और डाटा यानी तथ्य, जानकारी और सूचना के आधार पर काम करती है। जो इसमें आप भर दो, सेट कर दो, प्रोग्राम जो इसमें सेट कर दो, उसी के अकॉर्डिंग काम करती है कंप्यूटर। ये ऐसी मशीन है। तो कंप्यूटर संकलित सूचनाओं की क्रमबद्ध जानकारी देता है, इसलिए अब कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि डाटा जैसा आप इसमें सेट करेंगे उस हिसाब से वो काम करेगा। कंप्यूटर डाटा यानी सूचना संकलित करके पुनः उसे क्रमबद्ध तरीके से सहज ही प्रस्तुत कर देता है, और यह सही सूचनाओं को छाप करके क्रमबद्ध रूप में उपस्थित भी कर सकता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का वास्तव में गणित से कोई विशेष संबंध नहीं है, फिर भी गणित से जुड़े होने की वजह के कारण से इसका नाम कंप्यूटर आज भी एक प्रकार सर्वमान्य है और सभी जनता में प्रचलित है। सभी लोग इसको कंप्यूटर के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। जबकि ये एक प्रकार से कंप्यूटर के जो शब्द का अर्थ है, उसका विशेषताएं वो उसकी अब नहीं वैसी रही। अगला, इसमें 5 पीढ़ी कंप्यूटर बनाए जा चुके हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, ठीक है। पहली पीढ़ी कंप्यूटर एक एक कमरे के बड़े बड़े होते थे, फिर दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर आया, तीसरी पीढ़ी का आया वो थोड़ा सा उससे बड़ा छोटा, इस तरीके से। सरकारी पत्र किसे कहते हैं? देखिए, राष्ट्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है। यह सरकार कार्य संचालन की सुविधा के लिए अनेक कार्यालय खोलती है। ये कार्यालय देश के कोने कोने में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले होते हैं। इन सबका आपस में संबंध पत्रों के द्वारा स्थापित होता है। सरकार जो होता है अपने काम को, अपने विचारों को बताने के लिए एक पत्र का प्रयोग, मतलब कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में संपर्क स्थापित करने के लिए क्या करता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में संपर्क स्थापित करने के लिए क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो जब एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को पत्र लिखता है तो वही पत्र व्यवहार क्या होता है, सरकारी पत्राचार होता है, ठीक है। शासकीय कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के द्वारा एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय विभाग को लिखे गए पत्र शासकीय अथवा सरकारी पत्र कहलाते हैं। यानी एक कार्यालय सरकार का, एक ऑफिस सरकारी ऑफिस जो है दूसरे सरकारी ऑफिस को कोई पत्र लिखता है तो सरकारी पत्र ही होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है। और यहीं पर अगर उस कार्यालय में काम कर रहा व्यक्ति किसी दूसरे कार्यालय में काम कर रहे व्यक्ति को निजी पत्र लिखता है तो वो अर्ध सरकारी पत्र होता है, यानी कि डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन आ चुका, कार्यालय आदेश का आशय क्या स्पष्ट कीजिए। कार्यालय आदेश क्या है? कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना होती है। मैंने इसको लिख करके भी बताया। इसमें ऐसी सूचना होती है जिसका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। इसके अंतर्गत नियुक्ति किसी की करनी हो, किसी छुट्टियों की स्वीकृति देनी हो, पद में वृद्धि करनी हो, पदोन्नति करनी हो, इन सभी की सूचनाएं उस अधिकारी को दी जाती है, उस कर्मचारी को दी जाती है। कार्यालय के द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी इसके द्वारा ही दी जाती है लोगों को, मतलब उसमें कार्यक्रम काम कर रहे लोगों को। इस प्रकार के पत्र की रचना सरल होती है। ऊपर संख्या, कार्यालय का नाम और दिनांक दिया होता है। वाक्यों की रचना उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। नीचे दाहिनी ओर अधिकारी के हस्ताक्षर इधर होते दाहिने तरफ, ठीक है। पद सहित उल्लिखित रहते हैं, उसका पद भी और उसका हस्ताक्षर भी। स्वनिर्देश के लिए कोई शब्द नहीं रहता। नीचे बाईं ओर उन व्यक्तियों का नाम उल्लेख जिसने लिखा है पत्र, जिनके लिए आदेश जारी किया गया है, बेसिकली उनका यहाँ पर नाम लिखा होता है इधर, और जिस अधिकारी जारी किया उधर नाम लिखा होता है उसका दाहिने तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निविदा सूचना से क्या तात्पर्य है? निविदा, देखिए, आए दिन समाचार पत्रों में विविध सरकारी निर्माण कार्यों हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होती है। निविदा की सारी शर्तें, निर्माण कार्य का विवरण आदि निविदा सूचना में दिया जाता है। निविदा का एक निर्धारित प्रपत्र होता है जो एक निश्चित मूल्य पर निविदा की सूचना देने वाले कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है। इस प्रपत्र को भर करके निर्धारित सुरक्षित धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करना होता है। एक निश्चित तिथि पर सभी निविदा भरने वाले के समक्ष इसे खोला जाता है और पूर्व निर्धारित शर्तों पर खरी उतरने वाली निविदा को स्वीकृति दे दी जाती है। निविदा की स्वीकृति के बाद संबंधित ठेकेदार अपना कार्य शुरू कर देता है। आपने देखा होगा सरकारी ठेकाओं का जो मिलता है, पेट्रोल टंकी मिलती है, वो निविदा के द्वारा ही मिलती है। इसमें कहते हैं टेंडर पास होता, टेंडर हो निविदा होता है, टेंडर कहते हैं टेंडर पास होता है। तो पहले आप अपने उसको डालेंगे कि भाई हमारा ये काम हम ऐसे करेंगे,
तो आपने डाल दिया, सरकार के यहाँ सारे जाएगी पर्ची, सरकार ने जो चूज करके दे दिया, भेज दिया कि भाई ये इस पर मोहर लगा दो, तो मोहर हो गई, वही निविदा होता है। ठीक है, ठेकेदारों को जिससे काम मिलता है निर्माण वगैरह से, सड़क बनवाने के लिए किस ठेकेदार को रखना है, निविदा के द्वारा तय होता है वो। ठीक है, वो टेंडर पास होता है उसका। तो टेंडर कैसे पास होता है, भर करके भेजो यहाँ से, फिर वहां पर से आकर के वो लिख करके आ जाएगा, तो उसी को निविदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सड़क बनवाना हुआ, कोई पुल बनवाना हुआ, घर बनवाना हुआ, सरकारी बिल्डिंग बनवाना हो, स्कूल बनवाना हो सरकारी, तो उसके लिए निविदा आता है। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। देखिए, जब कोई एक अधिकारी दूसरे संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो, तब मैत्री भाव व औपचारिकता अनौपचारिकता से युक्त जो पत्र कार्यालय से संबंधित विषय पर लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। यानी कि कोई एक कार्यालय है और एक कार्यालय में कोई जो है मुकेश नाम का व्यक्ति काम करता है, ठीक है, और कोई बी कार्यालय, वहां पर सुरेश नाम का कोई व्यक्ति काम करता है। तो सुरेश और रमेश में बहुत बढ़िया से मित्रवत व्यवहार है। ठीक है, अब मुकेश जो है कोई व्यक्ति मतलब कोई सरकारी काम ही है, उसके लिए सुरेश कहते हैं कि भाई ए कार्यालय से, चूंकि बी कार्यालय डायरेक्ट नहीं लिखना चाहता पत्र, तो क्या करता है, कहता है मुकेश भाई तुम्हारा तो सुरेश से बैठता, जो बी कार्यालय में काम करता है। कहा हाँ बैठता साहब, कहा मुकेश तुम सुरेश से बात कर लो या कोई पत्र उसको लिख करके बता दो कि भाई ये चीजें हमको चाहिए। तो ऐसे में मुकेश क्या करता है, निजी तौर पर सुरेश को पत्र लिखता। तो एक सरकारी ऑफिसर जब दूसरे सरकारी ऑफिसर में काम, मतलब कि दूसरे ऑफिस में काम कर रहे व्यक्ति को पत्र लिखता है व्यक्तिगत तौर पर किसी काम करवाने के लिए, तो वो एक प्रकार से अर्ध सरकारी पत्र होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर होता है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। इंटरनेट क्या होता है भाई, इंटरनेट किसे कहते हैं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंटरनेट किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, इंटरनेट विश्व का एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवर्क एक ही प्रकार की वस्तुओं का संजाल होता है। संजाल का अर्थ होता है एक ही प्रकार की दो से अधिक वस्तुओं का परस्पर संपर्क में आना। इंटरनेट एक बृहद पीयर टू नियर यानी एक समान नेटवर्क है। इससे जुड़ करके कोई भी कंप्यूटर बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इंटरनेट के माध्यम से ही हम अपने रूम में खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं और आप अपने रूम में बढ़िया लेट करके पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पेपर देने जा रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे में ये चीजें कैसे संभव हो पा रही हैं, ये तभी संभव हो पा रही बेटा जब आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप हमको देख रहे हैं, इंटरनेट बंद कर दो, आपका हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। तो इंटरनेट के माध्यम से बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं हम। इससे सारे कंप्यूटर, टेलीफोन लाइंस भी जुड़ सकते हैं। इंटरनेट एक टीवी रिले स्टेशन की तरह काम करता है। आप देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी अपने फोन में देख सकते हैं, कि दुनिया की कोई वीडियोस आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ईमेल से आप क्या समझते हैं, ईमेल किसे कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो या दो से अधिक एक दूसरे से जुड़े नेटवर्कों या कंप्यूटरों द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना, भेजना ईमेल कहलाता है। यानी ईमेल तो आप जानते हो कि भेजा जाता है ईमेल, ठीक है। आजकल ईमेल यानी इंटरनेट मेल का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से भी सस्ता हो गया है। तुरंत आप लिखो और तुरंत भेज दो ईमेल, ठीक है। ईमेल आजकल बड़ा सरल हो गया है, ठीक है। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी ईमेल के माध्यम से किए जा सकते हैं। ईमेल आजकल सरकारी कर्मचारी लोग जो है आपस में करते हैं। जैसे पहले पत्र लिखना पड़ता था, पत्र में कितना कागज से आई दुनिया भर का टीम टाम करो, अब उसको एक प्रकार से ईमेल लिख करके भेज दिया। छुट्टी लेना हुआ ईमेल लिख करके भेज दिया, ठीक है। कोई भी चीज करना हो ईमेल लिख करके भेज दिया। तो ईमेल अब सरल तरीका हो चुका है। डिजिटल सरकारी पत्र ही ईमेल कह सकते हैं आप। वैसे ईमेल आप सरकारी पत्र ही नहीं बल्कि आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति, आप खुद भी लिख सकते हो, दूसरे को ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो ईमेल हर एक मामले में हो सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, मल्टीमीडिया का अर्थ बताइए। देखिए, टेक्स्ट, डाटा, चित्र, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो के समन्वय का नाम ही मल्टीमीडिया है। मल्टी माने कई प्रकार की, मीडिया माने मीडिया। जब कई प्रकार की मीडिया इकट्ठा हो जाती है तो उसी को मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे कि मल्टीविटामिन, जिस विटामिन की गोली में तमाम सारे विटामिन होते हैं उसको मल्टीविटामिन कहते हैं। ऐसे ही जिसमें तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं होती है जिस फोन में, उसको मल्टीमीडिया वाला फोन कहते हैं। जिसमें टेक्स्ट भी आप कर सकते हो, डाटा भी चला सकते हो, चित्र भी देख सकते हो, तमाम प्रकार के एनिमेशन भी कर सकते हो, ऑडियो और वीडियो भी देख सकते हो,
ऐसे फोन को या ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। अगला, पहले कीपैड फोन आता था तो उसमें भी मल्टीमीडिया पहले, बाद में शुरू हुआ मल्टीमीडिया आना, अब तो एंड्रॉइड आ गया है। अगला प्रश्न, भारत में सुपर कंप्यूटर विकास कब हुआ? देखिए, परम 8000 सीडैक के द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1991 ईस्वी में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय सीडैक के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम युवा सेकंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 ईस्वी में किया गया था, जो सीडैक के द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी गणना की क्षमता 500 टेराफ्लॉप्स है और इस प्रकार सुपर कंप्यूटर जो है फ्लो सॉल्वर का विकास नाल यानी कि नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा 1980 ईस्वी में किया गया था। इस तरीके से सुपर कंप्यूटर जो तीव्र गति से डाटा का कलेक्शन करे, उसको एक प्रकार से प्रोसेस करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, हिंदी भाषा के विभिन्न फांट का उल्लेख कीजिए। विभिन्न माने कि कई फांट। फांट माने लिखने की शैली को फांट कहते हैं। जैसे फांट क्या होता है, जैसे कि आप देखते कभी कभी ऐसे लिखा होता मिलता है आपको, ठीक है, लिखित इस तरीके से, और यही लिखित को हम ऐसे लिख दें, ये भी एक फांट हो गया। इसी को हम ऐसे लिख दें, ये सब फांट है। इसी को हम ऐसे लिख दें, ये सब फांट के प्रकार है। तो कई फांट होते हैं, ठीक है, यही सब फांट होते हैं। लिखने की शैली, कला, टेढ़ा मेढ़ा करके, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ठीक है, फांट होता है। कुछ प्रचलित फांट ये हैं। देखिए, हिंदी में यूनिकोड, मतलब कि हिंदी में भाषा विभिन्न फांट कौन से? पहला फांट है आपका यूनिकोड फांट। वे फांट जो यूनिकोड मानक के अनुसार होते हैं तथा कंप्यूटर के प्रचालन तंत्र के स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करके टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं, यूनिकोड फांट कहलाते हैं। कुछ प्रचलित यूनिकोड फांट हिंदी फांट इस तरीके से हैं। यूनिकोड हिंदी फांट में जैसे पहला है आपका मंगल फांट, ये यूनिकोड फांट ही है लेकिन हिंदी में मंगल फांट। विंडोज प्रचालन तंत्र का डिफॉल्ट हिंदी फांट है ये। विंडोज 7 के हिंदी फांट हो गए। इसके अलावा अपराजिता, एरियल यूनिकोड एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट, कोकिला हिंदी फांट, उत्साह हो गया। इसके अलावा संस्कृत 2003 देवनागरी हेतु एक मुक्त और सुंदर यूनिकोड फांट का विकास हुआ। इसके अलावा देवनागरी एमटी, ठीक है, मैकिन्टोश प्रचालन तंत्र का डिफॉल्ट हिंदी फांट। इसके अलावा सिद्धांत संस्कृत हेतु सर्वाधिक वर्णखंडों यानी गिलफ वाला फांट, ये सब फांट, ठीक है। इसके अलावा अगला नॉन यूनिकोड फांट, ये वे फांट हैं जो पुराने 8 बिट मानकों के अनुसार बने हैं। ये यूनिकोड के आने से पहले प्रचलन में लाए जाते थे। जब यूनिकोड फांट नहीं था उससे पहले इन फांटों का प्रयोग करते थे। कुछ प्रचलित नॉन यूनिकोड फांटों में हिंदी फांट में जैसे कृतदेव, चाणक्य, ये सब है, ठीक है। कृतदेव क्या है? एक प्रसिद्ध नॉन यूनिकोड फांट श्रृंखला है हिंदी का। इसके अलावा चाणक्य समाचार पत्र और पुस्तकों की छपाई हेतु प्रयुक्त होने वाला एक प्रचलित फांट है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य फांट में ही समाचार पत्र वगैरह पहले छपते थे, ठीक है। अब इसका प्रचलन भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। कंप्यूटर की समान विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली मशीन है। दूसरी बात, कंप्यूटर की काम करने की परिशुद्धता मतलब उच्च कोटि की होती है। कंप्यूटर क्या करता है? किसी भी काम को बड़े ही सरल तरीके से और शुद्ध तरीके से करता है। उसमें जीरो मतलब की बहुत लेस मात्र की भी कमी नहीं होती, बहुत कम त्रुटि होती है। बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता होती है, यानी कि ये बहुत सारे काम को कर सकता है। जो भी काम इसमें आप चाहो वो काम कर सकते हैं, बट आप उसको करने के लिए योग्य हो। कंप्यूटर में स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है, यानी कि याददाश्त भी कंप्यूटर की बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा कंप्यूटर एक मशीन होते के कारण से संवेगहीन भी होता है, यानी इसमें इमोशन नहीं होता क्योंकि ये मशीन होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भाई, टिप्पण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। टिप्पण क्या है? तो किसी भी विचाराधीन डाक यानी पत्र के निस्तारण को सुगम और सरल बनाने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है उसी को टिप्पण कहा जाता है। तो किसी विचाराधीन डाक पत्र के निस्तारण को यानी उसको जानने के लिए, सुगम और सरल बनाने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है उसी को टिप्पण कहते हैं, उसी को लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं बेसिकली।
अतः संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही टिप्पण है। इस प्रकार टिप्पण का उद्देश्य उन तथ्यों, संदर्भों अथवा प्रश्नों को जिन पर निर्णय लेना होता है तटस्थ, संक्षिप्त किंतु स्पष्ट, क्रमबद्ध और तर्क सम्मत टिप्पणी प्रस्तुत करना होता है। तो टिप्पण एक प्रकार से बेसिकली ये होता है, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, संक्षेपण को संक्षेप में समझाइए। संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण अंग्रेजी के प्रेसीज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप, सार। इस प्रकार संक्षेपण से अभिप्राय ऐसी संरचना से है जिसमें किसी वक्तव्य, किसी लेख, किसी निबंध, किसी अनुच्छेद आदि में व्यक्त विचार या किए गए विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे पारिभाषिक रूप देने के लिए कहा जाता है कि किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण और सुस्पष्ट दोबारा लेखन यानी पुनर्लेखन ही संक्षेपण कहलाता है। कोई रचना, कोई चीज लिखी हुई है, उसको दोबारा से लिखना ये संक्षेपण होता है। इसके ठीक विपरीत होता है पल्लवन। पल्लवन जो होता है वो एक प्रकार से भाव का विस्तार करता है। ठीक है, पल्लवन का अर्थ और संक्षेप में बताइए। देखिए, पल्लवन का अर्थ है परिभाषा। पल्लवन शब्द पल्लव से रचित है। पल्लव का मतलब होता है पत्ता। जिस पत्ते में कई सारे पत्ते होते हैं उसी को पल्लव कहते हैं। आप शादी ब्याह में देखते हैं आमे का पल्लव होता है, आम का पल्लव होता है, कई पत्ती मिले होते हैं। बरगद का पल्लव होता है, कई पत्ते उसमें रहते हैं। ठीक है, तो पल्लवन माने होता है विस्तार करना, बढ़ा चढ़ा करके लिखना। वस्तुतः वह उसका मूल रूप नहीं है। उसका मूल रूप तो वह बीज है जो मिट्टी में दबा हुआ था। उसी बीज का विस्तृत रूप है पल्लव या पत्ता। बीज से अंकुर, अंकुर से तना, तना से फिर पल्लव बनता है। ठीक है, इस प्रकार बीज का विस्तारण या पल्लवन होता है। वह प्रक्रिया भाषा के संदर्भ में अगर देखें तो पल्लवन कोई छोटी सी रचना, जैसे बिहारी लाल का दोहा, सतसैया के दोहरे जो नामक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटे छोटे बिहारी के दोहे, दो दो लाइन के दोहे, उनका अगर व्याख्या करते चले जाओ तो तीन तीन पन्ने व्याख्या हो जाएगी। जैसे कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, और भरे भुवन में करत है नैना नहीं सो बात। तो आप देखेंगे अगर इसका आप व्याख्या करेंगे तो 3 पन्ने में व्याख्या इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पल्लवन होता है। कोई छोटा संक्षेप में कोई विषय वस्तु लिखी है, उसको अपनी वाक्पटुता और अपने एक प्रकार से लोक रंजकता, अपने बुद्धि और ज्ञान के प्रयोग से आप उसको बढ़ा चढ़ा करके और रोचक करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करें, वो पल्लवन होता है। वह प्रक्रिया भाषा के संदर्भ में पल्लवन की होती है। किसी सूत्र, किसी विचार, किसी भाव, किसी वाक्य आदि के विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत करना ही भाव पल्लवन कहलाता है या भाव विस्तारण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पल्लवन की विशेषताओं को प्रकट कीजिए। देखिए, पल्लवन की कई विशेषताएं होती हैं। हेडिंग वाले पल्लवन की विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता, पल्लवन एक क्या है? गद्य कृति है, यानी गद्य की रचना है, पद्य नहीं है ये। दूसरी बात, रचनात्मक विधा है ये। तीसरी बात, मूल विषयबद्धता होती है, यानी जो बातें कही गई होती पहले मूल चीजों में, उसी से संबंधित चीजों को आपको लिखना होता है। बेमतलब की चीजें नहीं लिखनी होती कि आप जो मन हो लिख देंगे। आप जो लिख रहे हैं वो केंद्र यानी मूल में आपका जो बातें पहले बताई गई, एक जो आपने कोई चीज है उसको पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद में उसी के इर्द गिर्द आपको चीजों को समझा करके लिखना। कहानी वही होनी चाहिए, बाकी आप उसके उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हो। स्वाभाविकता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, स्वच्छंदता होनी चाहिए, गत्यात्मकता होनी चाहिए। एक लाइन पढ़े दूसरी लाइन पढ़ने पर मजबूर हो पाठक, ऐसा लिखा जाए। शब्द चयन भी ठीक ठाक करना चाहिए। भाषा सरल, सहज और सुस्पष्ट होनी चाहिए। ये सब इसकी विशेषता होती है पल्लवन की, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, पृष्ठांकन किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए, पृष्ठांकन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कागज मूल रूप से भेजने वाले को ही लौटाना होता है, उसी को पृष्ठांकन कहते हैं। यानी कि जब कोई कागज मूल रूप से जो भेजा है उसी को लौटाना हो, या किसी और मंत्रालय या संबंध या अधीन कार्यालय को दोबारा सूचना, टीका टिप्पणी या निपटाने के लिए मूल या उसकी नकल के रूप में भेजना हो, यानी कि आपके पास जो है उसको किसी दूसरे के पास भेजना है, फिर उसी के पास दोबारा लौटा के भेजना है हो। जब पत्रादि पाने वाले के अलावा उसकी नकल और भी किसी को भेजनी होती है तो अंतिम स्थिति में पृष्ठांकन का रूप निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, डॉट 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 को एक प्रति जिस पत्र का उत्तर है उसकी नकल के साथ आपको लिखना होता है। सूचना और संदर्भ आवश्यक कार्रवाई उत्तर शीघ्र अनुपालन के लिए भेजी जा रही है, ऐसा लिख दिया जाता है। तो सारी चीजें उसमें सन्निहित होती हैं।
प्रशासनिक मंत्रालयों के द्वारा जारी की गई वित्तीय मंजूरियों की नकलें भी जिन्हें वित्त मंत्रालय के द्वारा लेखा परीक्षा अधिकारियों के पास भेजना होता है, पृष्ठांकन के द्वारा ही भेजी जाती है। यानी कोई प्रशासनिक मंत्रालय है, उसके द्वारा जो वित्तीय मंजूरियां जो होती हैं, जो नकलें होती हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय के द्वारा लेखा परीक्षा अधिकारी, जो लेखा परीक्षा अधिकारी होते हैं, उनके पास भेजना होता है, तो उसी क्रिया को या फिर उस पत्र को भी पृष्ठांकन कहा जाता है। राज्य सरकारों को नकलें भेजते समय इस प्रकार का पृष्ठांकन नहीं करना चाहिए, उन्हें वे पत्र के रूप में भेजी जानी चाहिए। इसके लिए आमतौर से पत्र ही लिखा जाना चाहिए, पृष्ठांकन उसके लिए ना लिखे, उसके लिए पत्र ही लिख दें अगर ऐसी स्थिति हो तो। संक्षेप में सरकारी पत्राचार में पृष्ठांकन का प्रयोग, सरकारी पत्राचार में पृष्ठांकन का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं पृष्ठांकन के? सरकारी पत्राचार में पृष्ठांकन का उद्देश्य क्या होता है बताएं। सरकारी पत्राचार में पृष्ठांकन के प्रयोग के कई सारे उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ये होता है इसका पृष्ठांकन का कि जब मूल पत्र जो है प्रेषक माने जो भेजने वाला है, वो जब मूल पत्र प्रेषक को वापस लौटाना हो तब ये लिखा जाता है पृष्ठांकन। यानी कोई ऐसा पत्र जब उसी को दोबारा से जो जिसने भेजा है उसके पास वापस करना हो तब उसको पृष्ठांकन कहा जाता है। दूसरी बात ये कि जब किसी महत्वपूर्ण सरकारी पत्र की प्रतिलिपियां उसी की जैसी कोई दूसरी लिपि यानी फोटो कॉपी, तो जब किसी महत्वपूर्ण सरकारी पत्र की फोटो कॉपी प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त यानी जिसको पास भेजा है उसके अलावा किसी दूसरे के पास भी भेजनी होती है, किसी दूसरे विभाग, अनुभाग अथवा कार्यालयों को भेजी जानी होती है, तब भी हम एक प्रकार से पृष्ठांकन का प्रयोग करते हैं सरकारी पत्राचार में। तीसरी बात यह कि जब प्राप्त पत्रादि को मूल रूप में अथवा उसकी प्रतिलिपि को किसी संबंध मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय आदि को भेजना हो, यानी कि उसके अधीनस्थ कोई कार्यालय है, किसी एक कार्यालय, उसके एक कार्यालय के अधीन में 4-10 कार्यालय और हैं, 10 कार्यालय, उन 10 को फिर से वो भेजना है प्रति, तो उसके लिए फोटो कॉपी भेजनी है, तो अब भी एक प्रकार से आप पत्राचार न लिख करके आप पृष्ठांकन वहां पर लिखें, सरकारी पत्र न लिख करके, ठीक है। इसके अलावा किसी विचाराधीन मामले को निपटाने अथवा उस पर विचार विमर्श करने के लिए भी आप पृष्ठांकन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सरकारी पत्राचार में पृष्ठांकन कैसे लिखा जाता है इसको लेकर के यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पृष्ठांकन का उदाहरण है, सबसे पहले ऊपर यहाँ पर दाहिने साइड में क्रमांक लिखेंगे, जो भी क्रमांक हो क्रमांक लिख देंगे। भारत सरकार जिस मंत्रालय को लिखना है उस मंत्रालय का नाम लिख देंगे। नई दिल्ली में जो बेसिकली मंत्रालय नई दिल्ली में स्थित होता है तो नई दिल्ली दिनांक अतना जो भी हो। अधोलिखित पत्र की एक प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सूचना के हेतु श्री मतलब जिसका इसका नाम यहाँ पर जिसको भेजना हो उसका नाम लिख दें, उसको प्रेषित की जा रही है, ठीक है, जिसके पास भेजा जा रहा हो। संप्रेषित किए गए पत्रों की सूची यानी पत्र जो भेजी गई हो, कितने पत्र में क्या क्या चीजें भेजा गया है वो सब इसमें लिखे, इसमें लिखे, इसमें लिखे, 3-4 पत्र जो बातें लिखी हो उसमें लिखे। अब उप सचिव भारत सरकार किसके बारे में लिखा गया? उप सचिव भारत सरकार, तो उप सचिव भारत सरकार के बारे में आप उसमें लिख करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से पृष्ठांकन ये लिखा दिया जाता है, ठीक है। तो ये पृष्ठांकन का एक प्रकार से उदाहरण हुआ। ऐसे ही पृष्ठांकन ये हो गया आपका। इसके अलावा तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई हिंदी के। इससे पहले हिंदी के 1-2 वीडियो और ऑलरेडी अवेलेबल है लिखित टाइप के, आप उनको देख लीजिएगा, उनमें भी मैंने विस्तार चर्चा कर दिया है। तो बेसिकली यही सब क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ऐसे ही 1-8 वीडियोज और आपके लिए ला दूंगा, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही सब आता है परीक्षा में। देखिए इसके अलावा आज क्लास आपकी हुई जिसमें महामैराथन जो 2025 और 26 के लिए मैंने करवाया है, सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 500 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। मॉर्निंग में क्लास हुई थी, ये लगातार 2.5 से 3 घंटे क्लास हुई है, जिसमें हमने इन 500 क्वेश्चंस को लगभग 1000 क्वेश्चंस के माध्यम से करवा दिया। यानी 1000 क्वेश्चंस होंगे लेकिन क्वेश्चंस 500 ही है, लेकिन इसको करवा दिया है। ये एक प्रकार से आप डीडी यूनिवर्सिटी से हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डबरू यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी विश्वविद्यालय परीक्षाएं कैसी हो रही हैं? ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, ठीक है, यानी एमसीक्यूज बेस्ड हो रही हैं। इनके पिछले 3 वर्षों से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में लगातार, ठीक है, 2022, 23, 24 में उन सभी को समाहित करके ये लेक्चर बनाया गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, इन सभी के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, सभी के पीडीएफ मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के भी लिखित के भी। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एसएमएस करें 9161
936062 पर तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। क्रैश कोर्स में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। आपको करना क्या है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपके पास स्कैनर तुरंत भेजा जाएगा थोड़ी देर में, और उसके बाद में उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आप ये फीस जो है किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, ठीक है, अपने भाई से, अपने किसी दुकान से जाकर के करवा सकते हैं आप पेमेंट, ठीक है। इसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया, आप किसके साथ उसका भेजेंगे, आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी मिल जाएगी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, 3 आपके मेजर सब्जेक्ट जो होंगे उन तीनों की सब्जेक्ट की तैयारी, और प्लस में माइनर, अगर माइनर तो वैसे अधिकतर विश्वविद्यालय में नहीं होगा, लेकिन जहां जहां पर होगा उसके लिए भी तैयारी, माइनर की भी और को करिकुलर की भी तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। को करिकुलर में भी किसी किसी में फर्स्ट एड एंड हेल्थ शामिल है, किसी किसी में आपका मानव मूल्य और पर्यावरण शामिल है, तो दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र 5 सब्जेक्ट की तैयारी केवल 100 रुपए फीस में हो रही है। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमको 3rd सेमेस्टर का भी जुड़ना है या 3rd सेमेस्टर में भी एडमिशन लेना है, तो 3rd सेमेस्टर की फीस भी एक प्रकार से अगर लेंगे केवल 3rd सेमेस्टर, तो 100 रुपए फीस अभी से भी उसकी है। उसके लिए भी यही प्रोसेस सेम है, लेकिन अभी क्लास शुरू नहीं है, लेकिन आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा और जब ग्रुप बनेगा तो आपको वहां पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि 2nd और 3rd दोनों का एक साथ ले लें, 2nd का भी ले लें, हमारा 2nd का भी चल रहा है और 3rd में भी हम ज्वाइन होना चाहते हैं, इन दोनों की फीस जो है अगर संयुक्त रूप से कर लेंगे, इकट्ठा ले लेंगे, तो दोनों के लिए आपकी 50 रुपए की छूट पड़ेगी, यानी केवल 150 रुपए में आपको इन दोनों की तैयारी होगी। 3rd सेमेस्टर में आपको 6 महीने की फीस जो है 6 महीने तक पढ़ाया जाएगा आपको मात्र 100 रुपए में, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता 3rd सेमेस्टर का, और 2nd सेमेस्टर के आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। सभी विश्वविद्यालय के लिए आप राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रज्जू भैया लखनऊ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, एमएसयू, डीडीयू, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है। इसके अलावा एमजी प्यारे बरेली, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, मां शाकुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, बिहार विश्वविद्यालय, राजस्थान के कई विश्वविद्यालय, ऐसे ही तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी नई शिक्षा नीति के तहत आते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं, तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पे, और 100 रुपए फीस में आप 2nd सेमेस्टर का ज्वाइन कर लें क्लास।